नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव हाशमपुर निवासी 25 वर्षीय अरुण भटनागर पुत्र सूरजभान भटनागर गांव के ही राहुल काम्बोज पुत्र योगेश काम्बोज, जो कि पिछले कई वर्षों से देहरादून में रह रहे हैं, उनके यहाँ पिछले 10 वर्षों से नौकरी कर खेती की देखभाल करता है तथा रात्रि में राहुल के घर पर ही सोता था। बुधवार की रात्रि में अरुण अपना काम निपटाकर राहुल के घेर में सो गया था। सुबह सवेरे दिशा शौच के लिए जा रहे ग्रामीणों ने अरुण का शव राहुल के घेर में पेड़ पर लटका मिला तो गाँव में हड़कंप मच गया तथा थोड़ी ही देर में मृतक के परिजनों के साथ सैकड़ों ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए तथा हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान सूचना पर रामराज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव उठाने का प्रयास किया तो परिजनों ने हंगामा करते हुए हत्या का आरोप लगाते हुए देहरादून से घेर मालिक राहुल के आने तक शव उठाने से इनकार कर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं करीब 2 घंटे के प्रयास के बाद एसओ रामराज सत्येंद्र नागर ने मृतक के परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर बामुश्किल समझा बुझाकर शांत करते हुए शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आपने हत्या नहीं करी, तो किसी ने मारा गया। आपको कब पता चला इसका? हमें पता लगा जी सुबह। किसी से कोई विवाद था इसका किसी तरह का? कौन बुला रहा? हाँ बता, खुल के जो विवाद है। झगड़ा उड़ा था? झगड़ा कोई नहीं था जी। किसी का कोई शक हो वो देखो। सुबह किसने देखा है आगे? सुबह तो जी एक गुज्जर का हगाए हुआ आया था, उनने क्या नाम है? चिंटू। चिंटू ने तुम्हें बताया फिर? जी। अच्छा, फिर तुमने आके देखा तो यहाँ सब लटका हुआ था? जी, लटका हुआ था। फिर तुमने उतारा? किसने उतारा? पुलिस ने उतारा? पुलिस ने उतारा जी, हमने कुछ नहीं छेड़ा। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के दधेड़ू बस स्टैंड के निकट घात लगाकर बैठी हत्या करने आए 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गांव निवासी एक व्यक्ति से मामूली बात पर दोनों बदमाशों ने उसकी हत्या करने की योजना बनाते हुए तमंचा भी खरीद लिया था, लेकिन रात्रि के समय चरथावल पुलिस की सक्रियता से उनकी जान बच गई। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने हत्या करने आए घात लगाए बैठे 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दरअसल चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह को सूचना मिली कि चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव दधेड़ू बस स्टैंड के निकट तिराहे के बाद 2 बदमाश हत्या की योजना बना रहे हैं। सूचना पर चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह के नेतृत्व में दधेड़ू चौकी इंचार्ज राजकुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी घेराबंदी करते हुए दोनों बदमाशों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम समीर पुत्र साजिद व सादिक पुत्र अब्दुल्ला निवासी दधेड़ू खुर्द चरथावल बताए हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, 315 बोर, 4 कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद की हैं। पूछताछ करने पर दोनों बदमाशों ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि उनके गांव का ही शाहिद पुत्र इकराम उन्हें अपशब्द बोलता रहता है। बार बार अपशब्द बोलने के कारण उन्होंने शाहिद की हत्या करने का मन बनाया। इसी कारण उन्होंने तमंचे भी खरीदे और रात्रि के समय हत्या करने के लिए योजना बना रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने दबोच लिया। चरथावल पुलिस की सक्रियता के चलते शाहिद की जान बच गई। ये चरथावल थाना क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली थी कि दधेड़ू ग्राम के शाहिद हैं, शाहिद सनोफ इकराम, उनकी हत्या करने के इरादे से 2 बदमाश हैं जो घात लगाए बैठे हैं। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने घेराबंदी की तो 2 बदमाश जो वहाँ पे वास्तव में घात लगाए बैठे थे, जिनके नाम समीर और सादिक 2 लड़के, जैसे ही इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया। इनको घेर के पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इनके पास से एक तमंचा 315 बोर का मैं कारतूस के, जिंदा कारतूस के बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और ये भी जानकारी की जा रही है कि इन पे अन्य कहाँ से मुकदमे हैं और क्या वजह थी कि ये इसकी हत्या करना चाहते थे शाहिद की। जानकारी में आया है कि शाहिद से किसी, अभी तक जो हमारी जाँच में निकल के आया है, शाहिद से किसी बात से क्षुब्ध थे ये लोग और उसी कारण से इसकी हत्या करना चाहते थे। शामली का आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां भैंसा बग्गी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बग्गियों के परखच्चे उड़ गए और बग्गी पर सवार किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई व एक मजदूर घायल हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे स्थित टिटोली गाँव का है, जहाँ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है।
जिसमें सुबह अपने खेत पर जा रहे टिटोली गांव निवासी एक किसान सुखरामपाल की मौत हो गई। जब किसान अपने घर से भैंसा बग्घी लेकर मजदूर गौरव के साथ खेत पर जा रहा था तो तभी करनाल की ओर से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक करते हुए बग्घी में टक्कर मार दी, जिससे बग्घी पर बैठे किसान की मौके पर ही मौत हो गई और साथ में बैठे मजदूर गौरव को गंभीर चोटें आई, जिसे मेरठ उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है, जिसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि इस घटना के बाद ग्रामीणों में रोष फैल गया है और ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को बामुश्किल समझाने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीण किसान की मौत के मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। सूचना पर एसडीएम शामली व सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया और किसानों को जल्द ही मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। साइड में हम रखी थी कच्ची पर एक गाड़ी बराबर में जा रही थी, इस गाड़ी ने ओवरटेक कर टक्कर मेरी बुग्गी में और किसान के ऊपर चोटी उतर गई। एक इनके साथ मजदूर था, उतर गया, वो घायल है, वो मेरे ट्रेन में। कितनी उम्र होगी इसकी? इनकी कितनी उम्र होगी? 16 साल है। उसकी उम्र 16 साल के आसपास है। कितनी है? 58-60 का। अच्छा, जाम भी लगा हुआ है काफी लंबा मेरठ करनाल हाईवे पर। हाँ जी, हाँ। तो शव को रखे तो कब क्या बात हुई पुलिस से, क्या आगा? हमारी मांग ये है कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे और मुआवजे और जो घायल हुआ उसके इलाज। कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के उपरांत अनलॉक में अन्य राज्यों हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, दिल्ली इत्यादि राज्यों से आने वाले तीर्थ यात्रियों का सिलसिला धर्मनगरी हरिद्वार में जारी है। वहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व भी हैं जो धर्मनगरी हरिद्वार में कुकर्म, मौज मस्ती, शराब, बियर, नशे की बदनीयती से आकर धर्मनगरी हरिद्वार की धार्मिक परंपराओं व तीर्थ की मर्यादा का उल्लंघन कर सरेआम गंगा किनारे शराब परोसते हैं और पीते हैं। सार्वजनिक तौर पर गंगा किनारे नशेखोरी के खिलाफ तीर्थ की मर्यादा बनाए रखने को लेकर जन जागरण अभियान चलाते हुए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता संजय चोपड़ा ने 21 तारीख को गंगा किनारे शराब पीने की घटना के उपरांत नीलधारा स्थित ठोकर नंबर 17 पर पुनः हरियाणा राज्य से आए 6 लोगों को सरेआम बियर पीने व नशाखोरी के खिलाफ जमकर लताड़ा। कमलेश्वर मिश्रा, मैं यहीं का बासिंदा हूँ। क्या चल रहा था यहाँ पर? अभी तो स्पष्ट अभी हम लोगों ने देखा कि ये 5 व्यक्ति मिलके इस गंगा के तट को इतनी ज्यादा प्रदूषित कर रखे हैं, रोज अधिकांशता मिल जा रहा है। आज तो साक्षात आपने दर्शन किए कि बैठ के यहीं पे दारूबाजी चल रही है, यहीं पे नमकीन चल रही है, यहीं पे गंदगी फैला रहे हैं और पूरा का पूरा गंगा तट अपवित्र कर रखा है। शर्म से आंख झुक जाता है कि नाम भी हिंदू बता रहे हैं, कोई विशेष नहीं है। ये पड़ोस के गाड़ी देखिए, हरियाणा नंबर की, ये बता रहे और साथ भी अभी ये भी 21 जून को बहुत ही बड़ा पर्व था, सूर्य ग्रहण था और सूर्य ग्रहण के दौरान जहां लोग गंगा में स्नान कर रहे थे वहां कुछ लोग हरियाणा के बियर गंगा जी में ठंडी कर कर पी रहे थे। और निश्चित रूप से हमारे प्रयास हैं कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि हरिद्वार पंचपुरी क्षेत्र अपितु पूर्व के बायलॉज के हिसाब से अगर हम देखें तो 30 किलोमीटर दूर शराब के ठेके, मांस मदिरा यहाँ पर वर्जित है, मांस मदिरा प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर सेवन करते हैं। तो हमारे माध्यम से लगातार जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। अभी हाल ही के अंदर अभी 21 तारीख की घटना तो अभी सामने आई, लेकिन अभी ये महोदय जो हैं यहाँ पर नीलधारा के अंदर गंगा के किनारे इन्होंने महफिल सजा रखी थी। ये भी वही काम कर रहे थे जो 21 तारीख के लोग कर रहे थे। तो ये ज़्यादातर लोग, मैं समझता हूँ कि हरियाणा के, राजस्थान के, इस क्षेत्रों के, दिल्ली के, इन क्षेत्रों से जो लोग बागपत जनपद की बड़ौद कोतवाली पुलिस ने एक हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी की खौफनाक साजिश से पर्दा उठाया है, जहां एक पत्नी ने ही अपने पति के दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की सुपारी देकर हत्या करा दी, क्योंकि उसे शक था कि उसका पति उसकी सौतन के नाम अपनी संपत्ति कर देगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बिडोली गाँव का है, जहाँ 19 जून को नीतू उर्फ विकास नाम के शख्स के घर में घुसकर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। सरेआम हुई इस हत्या ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था।
मौके पर खुद एसपी व एएसपी घटना स्थल पर पहुंचे थे और कोतवाली पुलिस को जल्द खुलासा करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद बड़ौत पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी और पुलिस को पता चला कि मृतक नीटू का उसकी पत्नी रजनी से विवाद चल रहा था, जिस आधार पर पुलिस ने रजनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्या की वारदात से पर्दा उठ गया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि नीटू की हत्या उसकी पत्नी रजनी ने ही कराई है। नीटू ने 2 अन्य महिलाओं से शादी की हुई थी और उसे शक था कि नीटू उसकी स्वतन के नाम अपनी संपत्ति करने वाला है, जिसके चलते उसने दिल्ली में पति नीटू के दोस्त रोहित के साथ मिलकर योजना बनाई और नीटू की हत्या के लिए 6 लाख की सुपारी दी, जिसके चलते रोहित ने 2 शूटरों को हायर किया और 19 तारीख की शाम जब नीटू अपने घर पर था उसी वक्त बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी सहित 3 शूटरों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया है। उनके पश्चात लगभग 3 दिन बाद बड़ौली गांव में, जो थाना बड़ौद के अंतर्गत पड़ता है, उसमें मोटरसाइकिल सवार 3 अभियुक्तों द्वारा नीटू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। सूचना पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। वैधानिक कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा एडिशनल एसपी के निर्देशन में टीम का गठन किया गया और उस टीम ने काफ़ी मेहनत करते हुए इस अज्ञात घटना का पर्दाफाश किया। इस घटना में आज दिल्ली सहारनपुर रोड से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मृतक की पत्नी रजनी, हत्या कराने वाला सुधीर और हत्या करने वाला रोहित गिरफ्तार किया गया। कितने रुपये सुपारी इसमें दी गई थी कुल मिला के, और इनका जो बैकग्राउंड क्या है, जो हत्यारे हैं इनका? कुल मिला के 6 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको सुपारी देकर के हत्या कराई गई है। उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। क्यों कराई है हत्या? हत्या इसलिए कराई गई कि मृतक ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी रजनी थी। उसने रजनी से अपना संबंध विच्छेद कर लिया था। रजनी को ये भय था कि कहीं सारी संपत्ति अन्य पत्नियों के साथ नाम न कर दे, तो उसने सुधीर नामक आदमी से साठ-गांठ करके शूटरों के जरिए की हत्या करा दी। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव जैन अपने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय मुजफ्फरनगर पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि कोरोना काल में गरीबों और आर्थिक रूप से परेशान लोगों को ध्यान में रखते हुए निजी स्कूल की फीस माफ की जाए, 6 माह का बिजली का बिल माफ किया जाए, व्यापारियों का 1 वर्ष का टैक्स भी फ्री किया जाए और पेट्रोल व डीजल के बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए। आज तमाम नौजवान, चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता त्राही त्राही कर रही है, अराजकता का माहौल है, लगातार जुल्म आम जनता पर सरकार के माध्यम से और गुंडे बदमाशों के माध्यम से भी हो रहा है। कहीं ना कहीं लगातार रोज आप अखबार उठाएंगे तो कहीं महिलाओं पर अत्याचार की, कहीं कत्ल गारत की, कहीं लूट की, तमाम तरह की घटनाएं प्रतिदिन होती आ रही हैं। और जहां एक और कोरोना के इस काल में, इस महामारी में तमाम लोग परेशान हैं, वहीं सरकार के गलत अनाप-शनाप निर्णयों से भी आम जनता बहुत परेशान है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आप देखिए पेट्रोल और डीजल के रेट में लगातार बेहताशा वृद्धि हो रही है और लगातार जनता में इस बात को लेकर बहुत रोष है। फीस, स्कूल मनमानी तरीके से फीस वसूल रहे हैं। अभी एक महिलाओं पर अत्याचार की कानपुर की घटना आई, शेल्टर होम की, वहाँ बच्चों के साथ किस तरह का अत्याचार हुआ है। किसानों के तमाम पेमेंट रुके हुए हैं। तमाम नौजवान जब इस आवाज़ को, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं तो योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार फर्जी मुकदमे लगाकर उन पर जुल्म करते हुए जेल में ढकेलना काम करती है। इन तमाम मामलों को लेकर आज एक मांग पत्र राज्यपाल महोदय के नाम हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि यह व्यवस्था सुधरेगी और नहीं सुधरेगी। समाजवादी लोग कटिबद्ध हैं। आम जनता की आवाज़ को उठाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा वो कर। उत्तर प्रदेश प्रजापति महासभा के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार प्रजापति के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान उन्होंने मैनपुरी के दबंगों द्वारा प्रजापति परिवार को जिंदा जलाने के मामले में कड़ी कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर को सौंपा। आज जिस मांग के लिए हम आए वो बहुत ही बड़ी एक दुर्घटना है कि मैनपुरी में राम बहादुर प्रजापति और उसके पूरे परिवार को तेल छिड़ककर आग लगा के उनको मार दिया है, जिसमें
7 लोगों पर ये हमला किया गया है। इसमें 5 लोग पूरी तरह से झुलस के वे सैफई एम्स में भर्ती हैं। इसमें 3 की मृत्यु हो गई और 2 मरने की कगार पर है। उसमें एक 2 साल का बच्चा भी है, उसकी बेटी है, 2 पति पत्नी दोनों स्वयं हैं। तो इस तरह से वे 3 लोग तो मर गए हैं और 2 मरने की स्थिति में हैं। आज हम यहाँ ये मांग करने के लिए आए कि निष्पक्ष जांच हो के अपराधी जेल जाएं और इसमें जो बड़े स्वर्ण जाति के लोगों के जो नाम आ रहे हैं वो उसमें उसको प्रशासन शासन उसको बचाने की कोशिश न करे, उनको गिरफ्तार करके उनको भी जेल भेजे और 50 लाख रुपए के उस परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए हम यहाँ मांग करते हैं सरकार से। और नौकरी के लिए भी हम उन कहते हैं कि उसको एक परिवार के सदस्य को नौकरी भी दी जाए, जो बचा हुआ उनका पुत्र है उसको। बहराइच जिले में आधुनिकता की दौड़ में थारू जनजाति की कला और सांस्कृतिक विरासत विलुप्त होने की कगार पर है। अपनी कला संस्कृति और विशेष पहनावे के लिए जानी जाने वाली थारू जनजाति प्रगति के पथ पर अपनी पहचान खोती जा रही है। इस दिशा में सरकारी स्तर पर भी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। थारू समाज में महिलाओं को विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। थारू समाज महिला प्रधान समाज है और यहाँ महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ अन्य घरेलू कामकाज और परिवार को संभालती हैं। पितृवंशीय समाज होने के बावजूद भी महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार अपनी अन्य समाजों से अधिक है। क्या क्या योजना वही चल रही है? आवास मिल जाता है और टॉयलेट वगैरह मिल जाता है, राशन मिलता है बस। जबकि थारू जनजाति के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है, लोन की है, सब्सिडी की है, अनुदान की है। क्या आपको कुछ लोगों को तो अनुदान तो नहीं मिल रहा है, योजना का लाभ यहाँ तक नहीं। आप कौन कौन योजना चल रही है आपको पता है? योजना तो हमको नहीं पता है कि क्या कर, डेली तो बदलता है, हर सरकार के उसमें बदल जाता है। हम कारीकोट लोहरा थारीपुरा के रहने वाले हैं और हम मतलब कि बनारस पढ़ रहे हैं इस समय इंटर में। बनारस में आप BHU में पढ़ रही है? जी नहीं, मतलब कि BHU में नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रहकर। अच्छा, आप सर गांव की पहली लड़की है जो बनारस पढ़ने के लिए निकली। वेरी गुड। आप बनारस में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और आपको आपकी कला और संस्कृति को लेकर के जो विलुप्त हो रही है कितना कष्ट है और इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? जी हम यही चाहेंगे कि लेकिन ना ये खत्म हो और सारी लड़कियां ऐसे में। दरअसल बहराइच में कुल 11 गांव हैं मेहनपुरा विकासखंड में और जिसमें थारू जनजाति रहती है। यहाँ पे पिछले 15 सालों से मैं लगातार इनके साथ काम कर रहा हूँ और लगभग करीब पिछले 25 से 30 सालों से मैं इस समुदाय के टच में हूँ। मैंने पाया है कि बहुत कुछ बदला है। इनके जो आमतौर पे जो विवाह से लेकर के और फसलों के समय में कुछ स्पेशल त्यौहार हुआ करते थे, जो आम हिंदू त्यौहार थे, उन सारे त्योहारों में इनके परंपरागत नृत्य, इनके परंपरागत वाद्य और इसके अलावा जो है इनकी जो परंपरागत नृत्य शैलियाँ, ऐसे भी त्यौहार थे जिसमें पुरुष महिलाओं का वेश रखते थे और महिलाएं जो है पुरुष का वेश करती थी और परंपरागत पोशाकों में ये लोग काफ़ी सारे जो है वो जुलूस निकलता था। उसके बाद सब लोग बैठ के खाते थे। मैं बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हूँ जो लगातार विलुप्त होती जा रही हैं और उसके पीछे जो मैं एक जो कारण महसूस कर रहा हूँ वो ये कि वो जो तथाकथित सभ्य समाज है जो गैर थारुओं का, उनके साथ जो इनका लगातार संपर्क और मेलजोल बढ़ने की वजह से बहुत सारे ऐसे थारू युवक युवतियाँ वहाँ से निकले जिनको जनजातीय आरक्षण और उनकी अपनी पढ़ाई और शैक्षिक योग्यता के चलते जिस तरीके से उनको नौकरियां मिली और वो बाहर निकले, अलग अलग शहरों में जाके पोस्ट हुए और उसके बाद जो बाकियों के संपर्क में आए तो उसके चलते उन्होंने अपना परंपरागत वेशभूषा त्यागी। उन्होंने अपनी एक तरह से अब वो थारू की जो अपनी जनजातीय भाषा है उसको बोलते हुए भी उनको कहीं पे हिचक महसूस होती है। थारुओं के परंपरागत गीत और नृत्य के सारे समूह लगभग उन गाँवों से गायब हो चुके हैं और हम लोगों ने समय समय पर कोशिश की कि उनको कैसे जिंदा किया जाए, वो भी बहुत मुश्किल काम रहा। और अभी लगभग उनके जो परंपरागत वाद्य थे वो शायद उनके घरों में जो कूड़े के ढेर हैं उसकी शोभा बन चुके हैं और ढूंढने पे भी अब नहीं मिलते। उनके ढाप, परंपरागत जो उनका मृदंग जैसा ढोल और इसके अलावा और भी चीज़ें होती थी, मोर पंखियों के उनके मुकुट होते थे, सब कुछ खत्म हो गया लगभग में। और इसी के साथ में उनकी जो तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है और मुझे लगता है कि इसको रिवाइव करने के लिए जिस तरीके से जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है या इससे जुड़े हुए सरकारी विभाग हैं उनकी तरफ से भी कोई प्रयास आज तक दिखा नहीं कभी भी।
और इसके पहले तो कम से कम ये होता था कि भारतीय जो राष्ट्रीय स्तर पर जो युवा महोत्सव होते थे वहां पर बहराइच जनपद से इन थारुओं की मंडली को प्रोत्साहित करके तैयार करके भेजा जाता था और कई बार राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार थारुओं की नृत्य मंडली ने जीते थे। लेकिन अभी पिछले 15-20 सालों से मैं देख रहा हूं कि इस तरह का कोई प्रयास जनपद में हुआ ही नहीं है, ना इसके लिए कोई कार्यक्रम है, ना इसके लिए कोई विभाग जिम्मेदार अपने आप को मानता है और सब मिलाकर के ये सारी जो संस्कृति है पूरी ध्वस्त होने की कगार पे है, विलुप्त होने की कगार पे है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।